5 बोरे चावल खाने वाला ससुराल। अरे कोमल, खाना बनाया या नहीं? बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से लेकर आओ ना। ये लीजिए, आज मैंने रोटी के क्रिस्पी रोल बनाए हैं। रोटी के रोल? ये तुमने कैसे बनाए? बस बना लिए। आपकी कोमल बहुत टैलेंटेड है, खाकर बताइए ना कि कैसा बना है। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, हेल्दी के साथ साथ भरपूर टेस्ट भी है, इसलिए तो मुझे ये काफी पसंद आया। अब से तुम हर संडे मेरे लिए यही बनाना। मुझे पता था कि आपको ये जरूर पसंद आएंगे, इसीलिए तो मैं आपके लिए हमेशा ऐसी अलग अलग चीज बनाती रहती हूँ, वरना वही बोरिंग रोटी चावल खाकर तो हर कोई खाने से ऊब जाएगा। कोमल को खाने में एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक था। अक्सर कोमल डेली में जो भी खाना बनाती उसमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया करती। कोमल अपने पति आलोक के साथ शहर में अकेले रहा करती थी। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? अभी तो दूध वाले का भी आने का समय नहीं हुआ है। आलोक, आलोक, ये भी गहरी नींद में सो रहे हैं। लगता है मुझे ही उठना पड़ेगा। कोमल जैसे ही घर के डोर के पास जाकर उसमें बने शीशे से हॉल से बाहर देखती है तो उसे 3 लोग खड़े नजर आते हैं, जिन्होंने मुंह को कपड़े से ढक रखा था और उनके पास ढेर सारे बोरे भी थे। ये देख कोमल काफी डर जाती है। हे भगवान, ये सुबह सुबह हमारे घर पर कौन आ गया? कहीं ये लोग चोर तो नहीं है? अब मैं क्या करूं? कोमल भागते हुए कमरे में जाती है और आलोक को जगाकर सारी बात बता देती है। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। आलोक स्टोर रूम से एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और डरते डरते घर का दरवाजा खोलता है। आलोक उन लोगों पर वार करने वाला होता है कि तभी, अरे ओ बुड़बक, अब अपने पिता पर हाथ उठाएगा तू? शहर आकर सारी तमीज भूल गया है क्या? अरे इतनी कड़क आवाज, ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। वो लोग जैसे ही मुंह पर से कपड़ा उठाते हैं तो आलोक के हाथ से डंडा छूटकर गिर जाता है। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि आलोक के ही घर वाले थे। आलोक कोमल जल्दी से अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माँ, बाबूजी, सुहानी, आप लोग ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, सब ठीक है, लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ? इस तरह डंडा लेकर शहर में मेहमानों का घर में स्वागत का कोई नया रिवाज चला है क्या? अरे नहीं पिताजी, वो इतनी सुबह सुबह घर पर भला कौन आ सकता है? ऊपर से आप लोगों ने अपना चेहरा भी छुपा रखा था तो हम डर गए और हमें लगा कि शायद कोई लुटेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भैया, हम जैसे रेलवे स्टेशन पर उतरे तो इतना प्रदूषण आपके शहर में खास खास कर सीने में दर्द हो गया, इसलिए हमने मुंह ढक लिया था। अब सभी घर के अंदर आते हैं। कोमल जल्दी से कपड़े बदलकर अपनी सास ससुर और नंद के लिए शहरी नाश्ता बनाती है, जिसे देख, अरे बहू, तूने ये क्या बना दिया? ये क्या लेकर आई है तू नाश्ते में? मैंने आप लोगों के लिए काफी हल्का नाश्ता बनाया है। शहर में हम सभी ऐसा ही नाश्ता करते हैं। ये ब्राउन ब्रेड, जूस, फ्रूट और केलॉग्स है। ये शहरी नाश्ता हम लोग नहीं बचा सकते हैं, हमें तो अपने गांव का देसी खाना ही चाहिए। एक काम कर, तू गर्मा गर्म चावल और साथ में दाल और आलू का चोखा बना ले। माँ जी, पिताजी, सुबह सुबह नाश्ते में दाल चावल और चोखा कौन खाता है? बहू, हम खाते हैं, हम देसी बिहारी हैं और हमारी तो दिन की शुरुआत ही चावल से होती है। लेकिन माँ जी, हम लोग तो बिल्कुल ना के बराबर चावल खाते हैं और मेरे ख्याल से शायद रसोई में चावल भी नहीं है। अरे बहू, इतनी सी बात, रुक मैं अभी आता हूँ। महेश, माधवी और सुहानी गांव से अपने साथ जो ढेर सारे बोरे लेकर आए थे, उन बोरों में कम से कम 15 किलो चावल था, जिसे लाकर वो रख देते हैं। और अब कोमल उन बोरों में से चावल निकालकर सभी के लिए सुबह सुबह दाल चावल और चोखा बनाती है। बहू के हाथ में स्वाद तो है, कितना बढ़िया दाल चावल बनाए हैं बहू ने, मजा आ गया खाकर। हाँ, साथ में खट्टा मीठा आम का अचार होता तो क्या बात थी। भाभी, चावल तो खत्म हो गए हैं और मुझे और भूख लगी है, थोड़े चावल और बना दो ना। कोमल रसोई में जाती है और एक बार फिर बोरे के अंदर से चावल निकाल कर बनाने लगती है और इस बार भी चावल हाथों हाथ ही खत्म हो जाते हैं। बहू, क्या बार बार थोड़े थोड़े चावल बना रही है? ठीक से पेट भी नहीं भर रहा, एक बार में ढेर सारा चावल बना देना। कोमल की रसोई में काफी छोटे छोटे बर्तन थे, जिसके चलते उसे बार बार चावल बनाने पड़ रहे थे। अब तक कोमल 7 से 8 बार चावल बना चुकी थी। कैसे लोग हैं ये, इतनी बार चावल बना दिए लेकिन इन लोगों का पेट नहीं भरा। गाँव के लोग क्या इतना ही खाते हैं? अब जाकर नाश्ता हुआ है, चलो मैं तो अब शहर पर जा रहा हूँ, दोपहर के खाने के वक्त ही लौटूंगा। सबके नाश्ते के बाद कोमल बर्तन उठाकर सिंक में रख देती है और तभी वो देखती है कि उसके ससुराल से आए हुए 10 बोरे चावल के बजाय 5 बोरे ही चावल बचे हैं। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों ने 5 बोरी चावल चट कर दिए और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा हुआ कि घर में चावल थे, वरना मुझे तो राशन की दुकान के कितने चक्कर लगाने पड़ते। नाश्ते के बाद भी कोमल को अपनी ससुराल वालों के लिए चावल ही बनाने पड़ते हैं।
आप लोग इतना चावल कैसे खा लेते हैं? अगर मैं एक वक्त चावल खाऊं तो बाकी के 2 वक्त तो मुझे रोटी चाहिए। अरे बहू, चावल तो हम लोगों की जान है, जान। हम लोग चावल खाए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। भाभी, हम तो मांस, मछली, सब्जी सबके साथ ही चावल चाहिए। ससुराल वालों के लिए चावल बना बनाकर कोमल की हालत खराब हो चुकी थी। तीनों वक्त कोमल को बार बार ढेरों बर्तन में अपने ससुराल वालों के लिए चावल बनाने पड़ते थे। आलू गोभी की सूखी सब्जी बना रही हूँ, लेकिन इसके साथ भी इन लोगों को चावल खाने। दिन में तकरीबन ये लोग 5 बोरे चावल तो खा जाते। राशन वाला भी क्या सोचता होगा, उसकी दुकान का सारा चावल तो हम ही लोग खरीदने लग गए हैं। घर में छोटे बर्तन होने की वजह से कोमल को बार बार अलग अलग बर्तन में चावल बनाने पड़ते थे, जिससे परेशान होकर कोमल अब अपने घर के बाहर आंगन में एक बड़ा सा ईंट का चूल्हा बनवाती है और उस पर एक 5 किलो का बर्तन लाकर रख देती है, जिसमें वो एक साथ ही अब अपने ससुराल वालों के लिए 5 किलो चावल बनाती है। क्या हालत हो गई है मेरी शहर में रहकर गांव की लड़कियों की तरह। इतने बड़े बड़े चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। मुझे तो बिल्कुल हलवाई वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। कोमल को इस तरह आंगन में बावर्ची की तरह चावल बनाता देख उसके पड़ोस में रहने वाली सहेलियां उस पर हंसने लगती हैं। अरे पल्लवी, कोमल को तो देखा, इसने कब से बावर्ची का काम शुरू कर दिया। अरे कोमल, तुमने बावर्ची का काम शुरू कर लिया और हमें बताया भी नहीं। परसों हमारे घर पर सत्संग होने वाला है, उसका खाना बनाने का ऑर्डर हम तुम्हें दे दे क्या? बस अब यही रह गया था, बची कुची इज्जत भी चली गई। अरे आलोक बेटा, लगता है आजकल मेरा शुगर बढ़ गया है। आते हुए मेरे लिए दवाई लेना। मैं तो कुछ मीठा खाता भी नहीं हूँ, फिर भी न जाने मेरा शुगर लेवल कैसे बढ़ गया। दिन भर 5 किलो चावल ठूसते हो और कह रहे हो कि शुगर लेवल कैसे बढ़ गया। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही कोमल का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए अब अपने ससुराल वालों को वापस गाँव भेजने की नई नई तरकीबें निकालती है। इस दुकान पर तो इतने अलग अलग तरह के चावल हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ लो क्वालिटी के। काम करती हूँ, लो क्वालिटी के लेकर चलती हूँ। अब तो इसी से ही इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। कोमल लो क्वालिटी के कंकड़ पत्थर वाले चावल लेकर आती है, जिसका पहला निवाला खाते ही सबके मुंह में कंकड़ आ जाते हैं। भाभी, क्या आज आपने चावल साफ नहीं किए थे? चावल में कितने कंकड़ हैं। क्या करूँ सुहानी, मैंने तो 1 घंटे तक बैठकर चावल साफ किए हैं, लेकिन फिर भी कंकड़ पत्थर रह गए। क्या करें, यहाँ की दुकान वाले ऐसे ही चावल देते हैं। ये क्या बहू, आज के चावल कुछ ज्यादा ही नहीं पक गए हैं, बिल्कुल हलवे जैसे लग रहे हैं खाने में। अरे बाबूजी, मैंने भी दुकान वाले से कंप्लेन की थी, लेकिन वो चावल ऐसे ही लेकर आ रहा है। कल से मैं थोड़ा कम पानी डालकर बनाऊंगी। कोमल जानबूझकर हर रोज चावल बनाने में कोई ना कोई गलती कर रही थी, जिसके चलते उसके ससुराल वाले काफी परेशान हो रहे थे। इन चावलों में तो कुछ स्वाद भी नहीं आ रहा। मेरा तो जी सा उठ गया इन चावलों पर से। मैं भी कब से यही कह रही हूँ, आप लोग जो गाँव से चावल लेकर आए थे वो भी कब के खत्म हो गए। अब क्या करें? बिना चावल के इन तीनों का ही गुजारा काफी ज्यादा मुश्किल से हो रहा था, जिसके चलते अब वो सब 3 हफ्तों में ही वापस गांव जाने के लिए टिकट निकलवा लेते हैं। अरे पिताजी, आप तो 2-3 महीने के लिए आए थे, तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अरे नहीं बेटा, अब शहर से जी भर गया है और ऊपर से यहाँ के चावल। अगर 4 दिन और रहे ना तो बिना खाए तो हम लोग देवी मैया को प्यारे हो जाएंगे। अब अगले साल ही आएंगे हम। चलो, आखिरकार छुटकारा तो मिला मुझे, थैंक गॉड। अब तो मैं साल भर तक चावल नहीं बनाऊंगी। कोमल के गांव से आए ससुराल वाले वापस चले जाते हैं और अब कोमल भी अपने ससुराल में सुकून की सांस लेती है और पहले की तरह ही नॉर्मल रोटी सब्जी बनाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीती है। तारा बेटी, तुम कब तक शादी के लिए मना करती रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हारी शादी होनी ही है। हाँ बेटी, बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। सुना है लड़का महल का चौकीदार है, अच्छा कमाता है। तुम्हारी शादी उससे कर देंगे तो तुम्हें इस गरीबी से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। क्या पिताजी, शादी भी तो आप गरीब घर में ही कर रहे हो। मिडिल क्लास फैमिली कौन सी अमीर होती है? मुझे आपकी पसंद से शादी नहीं करनी। मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जिससे मेरी शादी हो वो बहुत अमीर हो। दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार प्रेम भी बहुत कुछ होता है। बिना प्यार प्रेम की जिंदगी अधूरी होती है। बचपन से मैंने गरीबी देखी है, अब आगे की जिंदगी में मुझे गरीबी नहीं देखनी। माँ, पिताजी, आप एक काम कीजिए, मेरी छोटी प्यारी बहन काजल, इसकी शादी आप अपनी पसंद से करवा दीजिए। तारा का ये आखिरी फैसला होता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब सुमित्रा और महेश दोनों सोच में पड़ जाते हैं। बहुत सोचने के बाद वो दोनों फैसला करते हैं। हमारी बड़ी बेटी को हमने 3 साल से समझाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। उसके भरोसे हमने छोटी बेटी को भी इतना इंतजार करवाया। बस अब और नहीं, हम अपनी छोटी बेटी की शादी उस लड़के से करवा देंगे। कम से कम हमारी छोटी बेटी तो खुशी से रहेगी। हाँ सुमित्रा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यही सही रहेगा।
अब सुमित्रा और महेश अपनी छोटी बेटी काजल की शादी महल के चौकीदार से करवा देते हैं। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकारता हूँ। रवि 7 फेरे करके काजल को अपने साथ अपने घर ले आता है। रवि का एक पुराना सा घर होता है और गरीब माता पिता, जहां काजल आकर बहुत खुश होती है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये टूटा फूटा सा घर है और गरीब माता पिता, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। आप मेरे साथ हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। काजल तो अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीने लगी थी। कुछ दिन बाद जब एक दिन तारा महल के बाहर से गुजर रही होती है तो वो रवि को महल के गेट पर चौकीदारी करते हुए देखती है। देखो क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम इस महल के चौकीदार हो और मेरी बहन के पति हो, और मेरा सपना है इस महल के राजकुमार से शादी करने का। देखना, एक दिन मेरा ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगी और फिर दुनिया की तमाम खुशियां मेरे कदमों में आकर गिर जाएंगी। खुशियां पैसों से नहीं, एक साथ रहने से आती हैं, पति का साथ मिलने से आती हैं। छोटे लोग बड़ी बड़ी बातें, यही नसीब में लिखा है तुम्हारे। तारा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। एक दिन वो जंगल में राजकुमार को शिकार करते हुए देखती है। वो राजकुमार को अपने जाल में फंसने के लिए वहां बेहोशी का नाटक करके गिर जाती है। अरे ये कौन है? बेचारी कहीं जानवर को देखकर बेहोश होकर तो नहीं गिर गई? इसे महल लेकर चलो। राजकुमार के ऐसा कहने पर उसके नौकर तारा को महल लेकर आ जाते हैं, जहां तारा जब होश में आती है तो महल के अंदर अपने आप को पाती है। कितना खूबसूरत है ये महल अंदर से, बस मैं जल्दी से इस महल की बहू बन जाऊं। लगता है तो साधारण सी लड़की है, लेकिन ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि शायद इतनी खूबसूरत कोई राजकुमारी भी मैंने नहीं देखी होगी। मैं यहाँ कैसे आई? आप जंगल में कहीं बेहोश हो गई थी, मैं आपको यहाँ ले आया। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं घोड़े पर आपको आपके घर छोड़ाऊंगा। ये सुनकर तारा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो राजकुमार को अपना घर का पता बताती है। राजकुमार उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर उसके गरीब घर पर छोड़ आता है। इस तरह अब तारा इत्तेफाक की तरह राजकुमार से मिलती रहती है और एक दिन वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। देखिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं आपको अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। क्या आपको कोई एतराज है? मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और पसंद भी करती हूँ। मैं आपकी रानी बनने के लिए तैयार हूँ। पैसों के लालच में आकर तारा सूर्यांश से शादी कर लेती है। उससे शादी करने के बाद उसकी जिंदगी कुछ इस तरह बदल जाती है कि उसे किसी चीज की कमी ही नहीं होती। आगे पीछे कई सारे नौकर और उसके कपड़ों का रवैया, राजकुमारियां भी उसके आगे फेल हो गई। इसी के साथ वो अपने महल के गेट पर चौकीदार की हैसियत पर रवि को देखती है तो उसे ताने सुनाना शुरू कर देती है। देखा रवि, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक दिन मैं इस महल के राजकुमार से शादी करूंगी और तुम मेरे सामने सलाम ठोकोगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा था। अब तुम इस महल की रानी हो और ये करना मेरा फर्ज है। आइए रानी जी। तारा रोजाना रवि को किसी न किसी बात पर ताने सुनाती रहती है, लेकिन रवि सीधे स्वभाव से अपनी चौकीदारी की नौकरी करता रहता है। एक दिन तारा उससे कहती है, बेचारी मेरी गरीब बहन, तुम जैसे इंसान के साथ रहकर उसने आज तक गरीबी ही देखी होगी। काश उसका नसीब मेरे जैसा होता। मुझे देखो, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं रानी हूँ, रानी, और तुम उसे ये खुशी तो कभी जिंदगी में दे ही नहीं सकते। आज मुझे किसी चीज की कमी ही नहीं है। भले ही मैं काजल को 2 वक्त की रोटी देता हूँ, लेकिन मेरी काजल उस 2 वक्त की रोटी में भी बहुत खुश है। बेचारी मेरी, तुमसे कुछ कह नहीं पाती होगी तभी तो 2 वक्त की रोटी भी खा रही है। ऐसा कहकर घमंड में तारा अपने महल में चली जाती है। रवि को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। कुछ दिन बाद अचानक से राजकुमार रात के समय जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा होता है। इस बात का तारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब राजकुमार जंगल में शिकार कर रहे होते हैं तो अचानक से उनके ऊपर एक शेर हमला कर देता है और वो शेर राजकुमार को मार देता है। अगली सुबह राजकुमार के शरीर के कुछ भाग महल के नौकर महल में लेकर आते हैं। माफ कीजिए रानी जी, राजकुमार अब नहीं रहे। कल रात एक भयानक शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। ये सुनते ही तारा रोने लगी। राजकुमार के मरने की खबर उनकी मां महारानी इंदुमती तक पहुंच गई। वो फौरन राजकुमार के महल में चली आई। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने मुझसे मेरी औलाद ही छीन ली। अब मेरा कोई वारिस ही नहीं रहा। इंदुमती अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती है, जिसके बाद वो तारा से उसका सारा श्रृंगार उतारने के लिए कहती है। अपना सारा श्रृंगार उतार दो और सफेद कपड़े में आ जाओ। इसी के साथ आज से तुम्हें इस महल से निकाला जा रहा है, क्योंकि इस महल की यही रीत है। जो रानी विधवा हो जाती है उसे एक झोपड़ी में रहना पड़ता है।
ये सुनते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था। अब उसे महल के बाहर ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। सब छिन गया मुझसे, सब कुछ जितना भी मैंने हासिल किया था, आज मेरे नसीब में कुछ भी नहीं है। ना मेरा राजकुमार मेरी जिंदगी में है और ना ही मेरा महल मेरे पास है। तारा रोते हुए अपनी झोपड़ी से बाहर आती है। वो झाड़ू लगा रही होती है। उस वक्त वहां काजल अपने पति रवि को खाना लेकर आती है। वो पूरे श्रृंगार के साथ होती है और बहुत सुंदर लग रही थी। अचानक काजल की नजर उसकी बहन के ऊपर पड़ती है। अरे दीदी, ये सब क्या हो गया? आज आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपका सिंहासन, ना आपका महल, ना राजकुमार। पता है दीदी, जब भी आप रवि जी को कड़वी बातें बोला करती थी, वो मुझे जाकर घर पर बताया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी आपसे कोई गिला शिकवा नहीं हुआ। आज आपने देखा, आपके घमंड ने आपको कहां से कहां लाकर छोड़ दिया। काजल के इतना बोलते ही तारा उसके आगे हाथ जोड़ते हुए माफी मांग कर कहती है, बहुत बड़ी गलती हो गई काजल मुझसे। आज मेरे घमंड की वजह से मेरी ये हालत हुई है। मैं सब जानती हूँ, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस नर्क जैसी जिंदगी को जीने के। तारा रोती रह जाती है, जहां काजल का अचानक से दिल पिघल जाता है। वो अपनी बहन को गले से लगाती है और उसे माफ कर देती है। काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, अब आपको अपनी गलती का प्रायश्चित हो ही गया है, तो आप अब से यहाँ नहीं रहेंगी। आप मेरे साथ मेरे घर रहोगी। तारा के कई बार मना करने के बावजूद भी काजल और रवि उसे घर ले आते हैं, जहां तारा देखती है कि अब काजल की जिंदगी एक टूटे फूटे मकान में नहीं बल्कि एक पक्के मकान में गुजर रही है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इसी के चलते तारा को समझ आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक रात काजल अपने पति रवि से कहती है, मैं सोच रही थी कि अभी तो दीदी के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर हम उनकी शादी करवा दे तो। सही कह रही हो, लेकिन विधवा से कोई शादी क्यों करेगा? यह सुनकर काजल चुप हो जाती है। इतने में रवि कहता है, क्यों ना बड़े भैया से तारा की शादी करवा दी जाए। बड़े भैया की पत्नी के हादसे में भगवान को प्यारी हो गई थी। वो भी इस दुनिया में अकेले ही हैं, और फिर वो भी महल के ही चौकीदार हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बहन मेरे पास ही रहेगी। अगले दिन काजल अपनी बहन तारा से इस बारे में बात करती है। वो अपने जेठ के बारे में तारा को बताती है। तारा भी अपनी जिंदगी को अब संवारना चाहती थी। वो शादी के लिए हाँ कर देती है और काजल के जेठ से शादी करके काजल के साथ देवरानी जिठानी के रिश्ते में बंधकर खुशी खुशी रहने लगती है।